गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज करंट अफेयर्स में हमारा जो टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है अमेरिका इज बैक पॉलिसी, ये किसकी है, या ये कहिए कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो सबको पता होगा ये स्टेटमेंट किसका है, जो बाइडेन का है। और नहीं पता है जिन्हें, वो ध्यान से सुने। जो बाइडेन जो रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान इस स्टेटमेंट से अपने भाषण की शुरुआत की। क्या कहा उन्होंने? अमेरिका इज बैक। अमेरिका इज बैक का मतलब अमेरिका अपने ट्रैक पर है। तो यह बताने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं, अमेरिका के इतिहास की बात करते हैं। तो अमेरिका की कंडीशन यह है कि अमेरिका अपने लोगों से मिलकर नहीं बना है सिर्फ। अमेरिका ऐसा प्लेस है जहां पर अलग अलग देशों से जाने वाली पॉपुलेशन ने उसे डेवलप किया। कैसे? आपको पता होगा कि भारत की खोज करता करता कोलंबस कहां पहुंच गया था? अमेरिका पहुंच गया, जहां उसने रेड इंडियंस को देखा। सुना होगा वो पूरी कहानी को आपने। फिर दासों का व्यापार शुरू हुआ। तो वो प्लेस ऐसा था जहां पर सभी देशों से लोग पहुंचे, चाहे वो गुलामों के रूप में पहुंचे या फिर वो अपने हुनर के आधार पर पहुंचे, और ऐसे करके अमेरिका एक देश बना। वहां आप जो क्राउड देखते हैं, जो भीड़ वहां की है, तो वो सभी क्षेत्रों से आई हुई है। इंडिया से भी लोग हैं, पाकिस्तान से भी लोग हैं, और एक दो देश का नाम क्यों लूं, सभी देशों से, यहां तक कि चाइना से वहां पर पॉपुलेशन है। तो कुल मिला के अमेरिका जो बना है वो बहुत सारी कम्युनिटीज से मिलकर बना है। बहुत सारे लैंग्वेज वाले लोग वहां रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे कल्चर के लोग वहां रहते हैं। तो ये पॉलिसी जो अपने नाम से ही क्लियर कर रही है, अमेरिका वापस अपने ट्रैक पर है। अमेरिका इज बैक पॉलिसी। हुआ क्या कि ट्रंप ने जब ट्रंप बने तो उन्होंने कहा कि हम जो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं वो है अमेरिका फर्स्ट। क्या कहा उन्होंने? अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कहता है राष्ट्रवादी बात के बारे में। यानी मैं जैसे कहता हूं कि वी आर इंडियन, तो इसका मतलब यह होता है यहां जो कुछ भी होने वाला है, मेरा स्टेटमेंट क्या कहता है? मेरा स्टेटमेंट यह कहता है कि मेरे जो भी एक्शंस होंगे वो अब किसके लिए होंगे? वो भारतीयों के लिए होंगे। ये राष्ट्रवादी लहर जब अमेरिका ही नहीं बहुत देशों में चल रही थी, तभी भारत में भी उसके पैरेलल एक राष्ट्रवादी लहर आई और राष्ट्रवादी मुद्दों पर चुनाव लड़े गए। तो यह लहर बैक हुई अमेरिका में, और अमेरिका में बैक हुई तो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को हटाते हुए, ट्रंप की पॉलिसी को हटाते हुए वापस जो बाइडेन ने कहा अमेरिका इज बैक। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करूं। इन्होंने अमेरिका इज बैक के साथ एक और वर्ड कहा, एक और स्टेटमेंट कहा, ट्रांस एटलांटिक रिलेशनशिप इज बैक। अब इसका मतलब क्या होता है, इसके क्या मायने हैं? अगर आपको याद हो ज्योग्राफिकली, तो ये आपका अमेरिका है, ये अमेरिका है, नॉर्थ साउथ। ये आपका कौन है? ये है आपका यूरोप। कौन है? ये यूरोप है। और इनके बीच ये सांप जैसी आकृति जो है, ये आकृति है अटलांटिक की, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। तो हो क्या रहा है, ये स्टेटमेंट कहता है ट्रांस एटलांटिक पॉलिसी इज बैक। इसका मतलब यह होता है कि ये जो अमेरिका है, ये अमेरिका अटलांटिक पार, कौन है? यूरोप, अपने यूरोप के देशों से या वेस्टर्न यूरोप से अपनी रिलेशनशिप को वापस मित्रवत करना चाहता है। बात समझ में आती है? तो यानी वो वापस उन रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। कौन? जो बाइडेन। मैं इसे बहुत लंबा ले सकता हूं, लेकिन फायदा नहीं है क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक देखने हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सेपरेट इसका वीडियो बनाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर करूंगा कि कैसे क्या हुआ और किस तरह से
वहां पर कौन सी ताकतें काम कर रही थी। अगला क्वेश्चन इसके बाद आता है कि यूरोपियन ट्रीटी ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये एक कॉन्ट्रैक्ट था। इस कॉन्ट्रैक्ट से कौन सा देश आउट हुआ है, कौन सा देश ने बैक ऑफ किया, मतलब वो पीछे चला गया। तो किसने किया है ऐसा? ऐसा करने वाला तुर्की है। कौन है? तुर्की। बिल्कुल। इसको सॉरी, इसको भी थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। यूरोपियन ट्रीटी ऑन द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में यह है कि जो देश इस संगठन में शामिल है, इस संधि में शामिल है, वो सब लोग अगर वुमेन के खिलाफ कोई वायलेंस होता है, किसी भी कैटेगरी का वायलेंस, तो इनका कहना यह है उसके लिए हम लोग पॉलिसी बनाएंगे और ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन जो आपके अर्दोगन साहब हैं, यानी कि जो तुर्की के हेड हैं, उन्होंने अपने आप को वापस लिया, जिसके लिए उन्हें तुर्की में क्या झेलना पड़ा? विरोध झेलना पड़ा। ये कहते हुए यानी कि आप महिलाओं के विरोध में निर्णय करेंगे। तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि हम समलैंगिकता को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए? समलैंगिकता को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमारे लोग इस कानून के कारण थोड़ा भय महसूस करते हैं कि भाई अगर विमेंस के खिलाफ ना चाहते हुए भी मान लीजिए कि हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, तो यानी हमें किसी कानून के तहत टॉर्चर किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग हमारे लोग क्या कर रहे हैं? होमोसेक्सुअलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी मैन टू मैन, विमेन टू विमेन सेक्स के लिए वो जाना चाहते हैं। तो इस मुद्दे को उन्होंने इस तरह से बचाने की अपनी कोशिश की, जान बचाने की कोशिश की। अगला है प्रश्न। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मैंने इसलिए ले लिया कि बहुत सारे दिन हो गए थे, तो चलो एक शॉर्ट में ले लेता हूं। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे सबने पढ़ा होगा। प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें भारत की स्थिति बहुत खराब है, यानी भारत के लोग बहुत खुश नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। ओरल हेल्थ डे से मतलब यह होता है कि हमारा जो मुंह है, अगर ये स्वस्थ नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम डिसीज फील करते हैं, डिस्कंफर्ट में रहते हैं, हमारा मूड जो है वो अच्छा नहीं होता, और अगर हमारा मुंह ही सही नहीं होगा तो हम लोगों से बात करना पसंद नहीं करेंगे, अपने आप को आइसोलेशन के स्टेज में ले जाना चाहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, यूनाइटेड नेशन का कहना ये है कि भाई हम ये दिन मना रहे हैं, तो ये दिन मना रहे हैं इसलिए कि आप अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि अगर ओरल हेल्थ सही होगी तो आप फ्रीली काम कर सकेंगे। ठीक है, ये हुआ ओरल हेल्थ डे। और थर्ड है यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे। ये मनाया जाता है, ये तीनों के तीनों 20 मार्च को मनाए जाते हैं। ठीक है, पता होगा यूएन की 6 लैंग्वेज हैं, और आई बिलीव कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कौन कौन सी है। द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा होगा आपने, कल ही मनाया गया 21 मार्च को। क्यों मनाया जा रहा है? अरे भैया, जो जंगल हैं वो जंगल हमारे लिए बहुत लाभदायी होते हैं, जैसे लकड़ी, मेडिसिन और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फॉरेस्ट एक तरह से एक वरदान है हमारे लिए, और उससे आने वाली लकड़ी, उससे आने वाले प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट जो भी हैं, उनका हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। और जो ट्राइबल लोग हैं उन्हें तो पोषण वहीं से मिलता है, वही उनके रोजगार के साधन है। तो कहने का मतलब यह है कि हम फॉरेस्ट पर क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे हैं, पहले घने जंगल होते थे और अब जंगल ढूंढे नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो कंक्रीट के जंगल मिलते हैं। और जब हम इस दोपहर में, इस गर्मी में कहीं घूमते हैं तो तलाशते हैं कि कहीं कोई पेड़ दिखाई दे जाए, उसके नीचे गाड़ी रोकी जाए और ताजी सांस ली जाए, ताजी हवा ली जाए, लेकिन मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग अपने लाभ के लिए लगातार जंगलों को काट रहे हैं। तो जंगलों को ना काटिए, जंगलों के महत्व को समझिए,
इस सब के लिए ये दिन मनाए जाते हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद आता है वर्ल्ड पोएट्री डे। इतना खूबसूरत सा दिन है, पोएट्री मुझे बहुत पसंद है, इसलिए दिन भी बहुत पसंद है। तो वर्ल्ड पोएट्री डे। पोएट्री क्या है? पोएट्री एक ऐसी चीज है, जैसे वो कहते हैं ना कि बहुत कम शब्दों में बहुत सारगर्भित बात कह देना। जब आप लंबे लंबे गद्यांश पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी प्रोज पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद आपको एक बोरियत फील होती है, और वहीं एक कविता, एक प्यारी सी कविता आपके मन में एक उल्लास पैदा कर देती है। तो ये आपका सबसे बढ़िया माध्यम होता है कम्युनिकेशन का, यानी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। इसके लिए वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाता है, यानी दिल से दिल को राहत होती है पोएट्री के थ्रू। तो वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाता है 21 मार्च को। उसके बाद आता है वर्ल्ड वाटर डे। इसको तो सब जानते होंगे। वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आप सुनते होंगे कि उस शहर में पानी की मात्रा कम हो गई, वहां पर वाटर लेवल इतना नीचे चला गया, वाटर की सप्लाई नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसे एरिया हैं जहां वाटर है ही नहीं, बहुत कम मात्रा में है, वहां पर ट्रेन से भिजवाने की बात की जाती है, पानी भिजवाए। तो आप पानी के महत्व को समझें, इसीलिए यूएन ने उसका नाम रखा, थीम रखा है वैल्यूइंग वाटर, यानी आप इसके महत्व को समझिए कि भैया पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन। इतने स्लोगन्स बने हुए हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। टैप चल रहा है, पानी गिर रहा है, लेकिन ध्यान नहीं देना, मोबाइल में लगे हुए हैं। तो बिलीव मी, अगर हम पानी का रेस्पेक्ट करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन भी देख पाएगी कि भैया ये पानी है, और ये नल की हत्ती मारने से निकलता है। पैक्ड वाटर बॉटल में ही नहीं आता सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 30 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अफस्पा यानी एएफएसपीए कानून के तहत, एएफएसपीए कानून क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो क्या है इसमें? अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। किसको किया गया? नागालैंड को। आर्म्ड फोर्सेस एक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? कोई रीजन अगर डिस्टर्ब हो गया, यानी वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन जब आप नहीं कर पा रहे तो क्या किया जाता है? मिलिट्री को वो एरिया, वो रीजन दे दिया जाता है, और वो रीजन दे करके वहां पर उम्मीद की जाती है कि वो जो स्टेटस है उसको मेंटेन किया जाए। ठीक है, तो ये है आपका क्या? ये है आपका अफस्पा कानून। कहां पे लागू किया गया? नागालैंड में, क्योंकि उसको अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। कितने समय के लिए? जितने भी समय के लिए किया गया, 30 दिसंबर 2020 को किया गया। अगला क्वेश्चन है, पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का नाम? सागरिका है, K-15 की सतह आधारित समकक्ष मिसाइल, यानी बिल्कुल ऐसी ही मिसाइल कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? शौर्य है। शौर्य की जो दौड़ने की ताकत है, या ये कहिए कितना स्पीड पे वो चल सकती है, अप्रॉक्स 7.5 मैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल हेल्पलाइन नंबर फॉर चिल्ड्रन अब किस मंत्रालय के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा? यानी कि मंत्रालय बदला है। तो पहले कौन सा था? विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री था, और अब वो चेंज होकर के क्या हो गया? होम मिनिस्ट्री, यानी गृह मंत्रालय उसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा। नंबर तो पता ही होगा आपको, 1098, बताने की जरूरत ही नहीं। सोलर वास किससे संबंधित है? सोलर वास एक्चुअली एनर्जी के मामले में सेल्फ एफिशिएंसी के लिए जो आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर हैं मिस्टर चेतन सिंह सोलंकी, उनके द्वारा चलाया गया एक अभियान है। उनका मानना यह है कि भाई जिस तरह से हमारी नीड्स हैं, भाई एनर्जी की नीड्स आप जानते हैं कितनी ज्यादा है। आज की डेट में आप गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, बार बार उनको आपको एनर्जाइज करना पड़ता है, बार बार उनको रिचार्ज करते हैं, सॉरी क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। तो इसमें सब में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा की पूर्ति कैसे हो भारत जैसे देश के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सबसे अच्छा सोर्स है सोलर एनर्जी।
तो इस सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूज या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो, इसी को लेकर ये आपके चेतन सिंह सोलंकी साहब अपना एक मूवमेंट चला रहे हैं। तो सोलर वास संबंधित है चेतन सिंह सोलंकी से। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन आता है 30 दिसंबर सन 2020 को गर्भपात को वैध वैलिडेट करने वाला वो लैटिन अमेरिकी देश तो कौन सा है? ये आपको याद रखना है, अर्जेंटीना। ठीक है, लैटिन अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि हवाई द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी जो कि 20 दिसंबर 2020 को एक्टिव हो गया यानी सक्रिय हो गया, उसे किलाउआ कहते हैं। मैं पूरा डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा, कौन सुप्त है, कौन एक्टिव है, सक्रिय है, ठीक है, कौन सा मृत है, वो सब बताएंगे आपको बाद में। अभी आप देखिए फटाफट करंट अफेयर्स जो अभी हाल फिलहाल की है। फरवरी सन 2020, पुराना क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, में महिलाओं और किशोरियों को कुपोषण की समस्या से निजात यानी छुटकारा दिलाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? नाम था सुपोषित मां अभियान। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण गंगा नगरों में वो गंगा नगर जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, पॉपुलेशन 1 लाख प्लस है, उनमें पहला और दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया था? एक साथ पुराना क्वेश्चन हो सकता है आपको याद हो, लेकिन अगर नहीं याद है तो देख लीजिए, वाराणसी और कानपुर। वाराणसी फर्स्ट एंड कानपुर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध मंदिर, क्या नाम है? श्यामला जी मंदिर ट्रस्ट में छोटे कपड़े पहनकर आने वालों पर रोक लगा दी गई है, तो वो कौन सा है? गुजरात में। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।